गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक अपने को पढ़ना उसका नाम है पीरियोडिक वेव फंक्शन। पीरियोडिक वेव फंक्शन में अपन वेव फंक्शन पढ़ चुके हैं। वेव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको ए एक्स प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पीरियोडिक है कि नहीं? पीरियोडिक का मतलब क्या है? एक निश्चित समय के बाद रिपीट होना। जैसे तुम एक निश्चित समय के बाद स्कूल जाते हो, मान लो कि सुबह 7 बजे का स्कूल है तो अगले दिन फिर सुबह 7 बजे स्कूल जाते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा मोशन पीरियोडिक एक निश्चित समय के बाद रिपीट होता है। तो जो वेव फंक्शन अपन ने पढ़ा उसमें वेव आगे चली या पल्स आगे चली, तो पल्स लगातार आगे चली तो वेव बोलेंगे। तो वो एक निश्चित समय के बाद अपना पैटर्न रिपीट करती है कि नहीं, इसको अपन क्या बोलते हैं? पीरियोडिक वेव फंक्शन। अगर करती है तो फंक्शन पीरियोडिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोनों हो सकते हैं, पीरियोडिक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो चलिए अब अपन चेक करें कि पीरियोडिक फंक्शन कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसको देखें। सबसे पहले ये जो फंक्शन बनाया है इसके अंदर यहाँ पे तो आपने ले लिया इस एक्सिस पे ले लिया आपने टाइम, ठीक, और इधर साइड डिस्प्लेसमेंट है तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट, इधर साइड निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। अब ये देखो कि ये यूं करके ऐसे चली और इसके बाद ये पैटर्न रिपीट हो गया। तो इसका मतलब पैटर्न यदि रिपीट होता है तो हम बोलेंगे कि वो पीरियोडिक है। तो ये वाली जो है ये साइन वेव है, साइन वेव। ठीक है, दिस वेव इज कॉल्ड साइन वेव। ये अपने आप को रिपीट करती है एक निश्चित समय के बाद। तो ये पहले नंबर वाली जो वेव है वो कौन सी है? साइन वेव। अब साइन वेव अपने आप को एक निश्चित समय के बाद रिपीट कर रही है। अब इसको अपन ने क्या बोला कि इसका टाइम पीरियड क्या है? ठीक है, टाइम पीरियड क्या है? तो एक निश्चित समय के बाद रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे देखें, इस जगह से लेके इस जगह के बाद रिपीटेशन है, तो हम ये बोलेंगे कि इतना हिस्सा उसका एक टाइम पीरियड है। ठीक है, और इतना ही हिस्से को उसकी वेवलेंथ भी बोलेंगे। जो पैटर्न रिपीट होता है ना उसी को उसकी वेवलेंथ भी बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ है। अब उस टी टाइम के बाद, इस टी टाइम के बाद फिर से वही रिपीट होगा। ठीक है, ये फिर से रिपीट हो गया तो हम इसको बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक फिर से इसकी एक वेवलेंथ है, और इतना इस वेवलेंथ को निकलने में जितना समय लगा उसको यहाँ से यहाँ तक का टाइम बोल देंगे। क्लियर हुई बात? तो क्या पता पड़ा कि ये वाला जो अपन ने बोला हिस्सा, यहाँ से ये येलो हिस्सा जो मैं बना रहा हूँ इससे लेके इधर तक का इतने हिस्से को एक वेव बोल दो और इसको वेव लेंथ बोल दो, और ये रिपीटेशन है, ये पीरियोडिक है और ये साइन कर। उसके बाद ये वाली जो वेव है सेकेंड नंबर वाली, ये साइन स्क्वायर वेव कहलाती है। ठीक है, साइन स्क्वायर वेव। साइन स्क्वायर वेव का मतलब ये होता है कि जैसे साइन एक्स एक फंक्शन है, साइन एक्स एक फंक्शन है, ऐसे साइन स्क्वायर एक फंक्शन होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में जो आएगी उसको बोलेंगे अपन स्क्वायर वेव है, साइन स्क्वायर वेव। अब इसमें भी देखें, ये रिपीटेशन तो है इसके अंदर भी, ये इतना हिस्सा ही थोड़ी देर के बाद रिपीट हो जाता। ठीक है, इतना हिस्सा जो है वो थोड़ी देर के बाद रिपीट हो जाता है। अब ये अगर रिपीट हो जाता है तो हम ऐसा बोलेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड है वो यहाँ से यहाँ तक का ही है, यानी कि इस वेव को यहाँ से यहाँ तक निकली और जितना समय निकला उसको अपन बोलेंगे उसका टाइम पीरियड है, और यही उसकी वेवलेंथ भी है, क्योंकि एक वेव के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो जो पैटर्न रिपीट हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक है, तो यही इसकी वेवलेंथ भी है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड भी है ही है और यही इसकी वेवलेंथ भी है। इधर साइड अपन पॉजिटिव लेंगे, इधर साइड ज़ीरो ले लेंगे और इधर साइड हम टाइम ले लेंगे। ठीक, तो ये अपनी कौन सी बन गई? सेकेंड नंबर वाली बन गई। इसको अपन क्या बोलते हैं? साइन स्क्वायर वेव। दिस वेव इज साइन स्क्वायर वेव। तो दो वेव्स हो गई, पहली वेव हो गई साइन वेव, दूसरी वेव हो गई साइन स्क्वायर वेव। दोनों का पीरियड समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे देखें, ये कहलाती है स्क्वायर वेव। ठीक है, ये क्या कहलाती है? स्क्वायर वेव। उसके बाद वाली जो है वो कहलाती है सॉ टूथ वेव। सॉ टूथ यानी आरी होती है ना लकड़ी काटने की, उसके दांत ऐसे होते हैं ऐसे। ठीक है भाई, जैसे मान लो कि मैं आरी को ऐसे रखूं तो ये आरी ऐसी रहेगी तो उसके दांत ऐसे रहेंगे ना। ठीक है, ये आरी ऐसी रहती है, यहाँ पे हाथ, तो ये सॉ टूथ आ गया ना, ये वाला हिस्सा सॉ टूथ आ गया, तो ये सॉ टूथ जैसी, तो इसको सॉ टूथ वेव बोलते हैं, स्क्वायर वेव है। अब स्क्वायर वेव में देखें पीरियड अगर अपन पता करने की कोशिश करें तो इस जगह से लेके इस जगह तक एक लेमडा है, क्योंकि ये पैटर्न रिपीट हो रहा, ये स्क्वायर बना फिर ये स्क्वायर बना, इतनी इतनी एक वेव है। ठीक है,
इतनी इतनी वेव, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये स्क्वायर और ये रिपीट, ये इतना हिस्सा रिपीट हो रहा है फिर अगली बार फिर आ गया। तो इसके अंदर जितना भी समय लगाओ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम कहलाएगा। ठीक है, तो इसको अपन किसके अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, टाइम को डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे कैसे, यहाँ पे यदि कोई बोले कि टाइम पीरियड बताओ, तो ये पैटर्न इतना है जो रिपीट हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का, फिर से ऐसा कैसा, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक इसका टाइम पीरियड है और इतनी ही इसकी वेवलेंथ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ही इसकी वेवलेंथ है और ये अपने आप में इसकी एक वेव जो पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये सारी की सारी जो वेव्स बनाई गई, ये सारी की सारी वेव्स जो है वो क्या है, पीरियोडिक हैं। 3 और 4 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, चारों के चारों एग्जाम्पल क्या है, पीरियोडिक वेव्स। क्लियर हुई बात आपको ये? तो ये वेव के नाम याद रखने हैं, इनके डायग्राम भी याद रखने हैं, तो ये बना लीजिए भैया, फटाफट बनाए। नीचे ले रहा हूं मैं। अब उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे ऐसा लिखा है कि v is the velocity of the wave pulse along the string, then the distance between any two successive wave pulse will be vt। इसका मतलब क्या है कि अगर v is the velocity of the wave, ठीक है, v क्या है, v is the velocity of wave, तो t समय के बाद ये कितना चलेगी, तो t इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। तो ये t समय के बाद कितना चलेगी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस स्पीड की जगह भी लिख दिया, डिस्टेंस मान लो मैंने x ले लिया और टाइम t ले लिया, तो जो डिस्टेंस चलेगी वो होगी vt, और इस डिस्टेंस के बाद फिर से रिपीटेशन चालू होगा। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया उसने ऐसे, तो इसको यूं नापा जाता है, ये vt के बराबर है। तो बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो लैम्डा आ रहा है ना, ये ही vt के बराबर है। तो एक वेवलेंथ जो है वो vt के बराबर होती, जहाँ पे v वेलोसिटी और t उसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पल्स विल बी vt, यानी कि ये एक पल्स और ये दूसरी पल्स, इनके बीच का डिस्टेंस, यानी यहाँ से अगर स्टार्टिंग से लोगे तो स्टार्टिंग से स्टार्टिंग तक का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर होगा। और ये जो लैम्डा है ये ही vt है। अगर तुम्हें वेलोसिटी पता है, टाइम पीरियड पता है, तो v में t का मल्टीप्लाई कर देने से इसका जो रिपीटेशन है, जैसे ये स्टार्ट यहाँ से हुई तो अगली बार यहाँ से हुई, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है vt के बराबर है, इट इज लैम्डा। और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, vt के बराबर, विच इज इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा यहाँ पे मैंने सिंबल बना देता हूँ, ये लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ एंड t इज द टाइम। ये क्लियर हुई बात? तो एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि पैटर्न मस्ट रिपीट आफ्टर फिक्स टाइम ओनली, रिपीटेशन ऑफ पैटर्न डज नॉट गिव्स पीरियोडिक वेव। इसका मतलब सिर्फ पैटर्न रिपीट हो रहा है तो पीरियोडिक नहीं होगी। जैसे मान लो कि मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, ये पैटर्न रिपीट हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद ये आया और उसके बाद जो है फिर ये आया और उसके बाद एक और ये आ गया। अब क्या ये पीरियोडिक है, तो उसका आंसर है पैटर्न तो रिपीट हो रहा है लेकिन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये पीरियोडिक नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि ओनली रिपीटेशन ऑफ पैटर्न डज नॉट गिव्स पीरियोडिक वेव। सिर्फ रिपीटेशन होना जरूरी नहीं है, पैटर्न मस्ट रिपीट आफ्टर ए फिक्स टाइम, पैटर्न को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होना चाहिए। तो अब उसने पूछा कि भाई ये बताओ कि कौन सी वेव पीरियोडिक है कौन सी नहीं है, तो हम बोलेंगे कि दो कंडीशन एट ए टाइम सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो दो कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी चाहिए वो कौन कौन सी है, तो वो कंडीशंस हैं किसी वेव के पीरियोडिक होने के लिए। पहली चीज, द डिस्प्लेसमेंट वाई रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड डिस्टेंस लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि पैटर्न रिपीट होना चाहिए। दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट वाई रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल कैपिटल टी, और एक निश्चित समय में रिपीट होना चाहिए, यानी पैटर्न का रिपीट होना, यानी कि लैम्डा भी फिक्स होना चाहिए, टाइम पीरियड भी फिक्स होना चाहिए, तब जाके पीरियोडिक कहलाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो है इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है पर टाइम पीरियड नहीं। तो इसको अगर मैथमेटिकली मैं लिखूं कि पैटर्न रिपीट हो रहा है और लैम्डा रिपीट हो रहा है, तो उस केस में अपन ऐसा बोल सकते हैं, देखो पहली कंडीशन जो है मैथमेटिकली ऐसे लिखी जाएगी कि वाई एक्स कॉमा टी, ये वेव का डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है ऊपर का, ऐसा वाई, और ये होनी चाहिए वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस एन लैम्डा कॉमा टी के बराबर। ठीक है,
तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि इसके अंदर एक डिस्टेंस, निश्चित डिस्टेंस के बाद ये रिपीट हो रही है। ये कंडीशन फर्स्ट को लिखा, डिस्टेंस y रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड लैम्डा। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है उसमें x की जगह अगर तुम x प्लस एन लैम्डा को रिप्लेस कर दोगे तो भी वही फंक्शन बना रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ वी रिप्लेस x बाय x प्लस एन लैम्डा वेयर n is an integer, as in n is an integer, इंटीजर का मतलब क्या 1 2 3 कुछ भी, ठीक है 1 2 3 ऐसा कुछ भी। तो ये कुछ भी से अगर रिप्लेस किया जाए, फिर रिप्लेस क्या x को रिप्लेस करें किससे, x प्लस एन लेमडा से, देन द फंक्शन शुड रिमेन अनचेंज्ड, शुड रिमेन सेम। अगर सेम फंक्शन बना रहेगा तो ये कंडीशन 1 हो जाएगी, ये कंडीशन 1, और ये लिखने का एक ही तरीका है, x को रिप्लेस करना x प्लस एन लेमडा से, दोनों चीजें ये वाली और ये वाली एक जैसी आ जानी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, y x कॉमा t यानी कि ओरिजिनल वेव फंक्शन में y x की जगह x लेकिन t की जगह क्या, कुछ भी चीज mt ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब m इज इंटीजर 1 2 3 4, n भी बोल दो m बोल दो कुछ भी। तो इसका मतलब क्या है कि इफ वी रिप्लेस टाइम, इक्वेशन में टाइम और x आता है, बाय t प्लस एम टी यानी किसी भी टाइम पीरियड के साथ, वेयर m इज एन इंटीजर, जहां पे m क्या है, इंटीजर यानी क्या 1 2 3 कुछ भी, होल नंबर, then the function should remain same, then the function should remain same। यदि ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि वो पीरियोडिक है। अब वो टेस्ट करने के लिए बोलेगा तो हम ये दोनों कंडीशंस लगा देंगे टेस्ट करने के लिए। ठीक, तो ये कंडीशंस नोट कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मैथमेटिकल पहली कंडीशन फर्स्ट है और सेकेंड वाली कंडीशन ये वाली। ठीक है, इस सेकेंड वाली कंडीशन को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, फर्स्ट वाली कंडीशन को ऐसे लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहां देखें, ये एक वेव है या लगातार कंटिन्यूशन में चल रही है इसलिए वेव। तो ये जो वेव है क्या ये पीरियोडिक है, तो उसका आंसर नहीं है क्योंकि पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा। तो दिस इज ए नॉन पीरियोडिक वेव। इसका मतलब पीरियोडिक वेव भी होती है, नॉन पीरियोडिक वेव्स भी होती है। तो ये पीरियोडिक वेव नहीं है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पीरियोडिक वेव। इसके पहले जितनी भी दिखाई थी वो सारी की सारी पीरियोडिक थी, वो दिख रही थी तुमको, एक निश्चित समय के बाद रिपीट कर रही थी। ये चारों की चारों जो है वो पीरियोडिक थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये वाली जो है ये नॉन पीरियोडिक आ गई। अब उसका कोई लाइव एग्जाम्पल पूछेगा तो पल्स, ठीक है, पल्स जो है वो नॉन पीरियोडिक है। पल्स का मतलब क्या कि एक ही बार चली, बस ये यूं करके यूं चली, अब थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पहुंची और फिर इसके बाद ये आगे पहुंचती गई। ये नॉन पीरियोडिक क्योंकि रिपीट ही नहीं हो रहा पैटर्न रिपीट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अपन ने एक ही बार ऑसिलेशन कराया, तो रिपीट कैसे होगा। तो ये पल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पीरियोडिक वेव। ठीक है, सुनामी की लहर आई, ये सुनामी की लहर आई, अब एक बार आ गई उसके बाद कोई रिपीट थोड़ी हो रही है, लगातार रिपीट हो जाएगी तो कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है, नॉइज आया, नॉइज तो ये यूं करके ऐसे चलता है कुछ, तो अभी इसकी कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, हाँ अगर कोई साउंड है, अच्छा साउंड है तो उसका कुछ पैटर्न बनेगा। ठीक है, उसका कुछ पैटर्न बनेगा, लेकिन नॉइज होगा तो वो यूं यूं कुछ भी चल सकता। तो नॉइज का कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए वो नॉन पीरियोडिक है। और नॉन पीरियोडिक सुनने में अच्छे नहीं लगते, जबकि पीरियोडिक सुनने में अच्छे लगते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक आपको सारी बातें। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो हार्मोनिक वेव्स नाम की वेव्स होती हैं। ठीक है, तो हार्मोनिक वेव्स क्या होती हैं देखें जरा, डेफिनेशन पढ़ें उसकी। दे आर पीरियोडिक वेव्स, ठीक है, दे आर पीरियोडिक वेव्स मूविंग अबाउट मीन पोजीशन, but their amplitude may vary due to damping forces and loss of energy during the transmission. They can be considered to be made up of many simple harmonic waves which can be split by the Fourier transformation. Meaning क्या है इसका समझिए कि अगर वेव है, तो जैसे मैंने ये वेव बनाई ऐसी, तो
वेव जो है वो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के आसपास ऑसिलेशन करना चाहिए। तो ये जैसे अपन ने वेव बनाई किसी रस्सी से, तो ये वाला जो रस्सी है इसको अपन ऑसिलेशन दे रहे हैं ऐसे, तो ये रस्सी जो है वो इस तरीके से वेव बना रही है, ठीक है। लेकिन ये वेव में ज़रूरी नहीं है, हार्मोनिक वेव में ज़रूरी नहीं है कि उसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड सेम रहे। ये हो सकता है कि डैम्प हो जाए, डैम्प होने का मतलब ऐसे ख़त्म हो जाए। क्यों डैम्प हो जाए? ड्यू टू द लॉस इन एनर्जी या फिर डैम्पिंग फोर्सेस के कारण, तो भी ये हार्मोनिक वेव कहलाएगी, पर वो सिंपल हार्मोनिक नहीं कहलाएगी। यहाँ पे इसका टाइम पीरियड फिक्स है, इसका मतलब पहली चीज ये पीरियोडिक होनी चाहिए, पीरियोडिक होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब टाइम पीरियड इज फिक्स एंड इट इज कांस्टेंट। दूसरी चीज, ये मीन पोजीशन के आसपास पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करना चाहिए, मीन पोजीशन के आसपास पार्टिकल को ऑसिलेट करना चाहिए। पर इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड जो है वो इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग आ सकता है। अगर आ सकता है तो हार्मोनिक वेव है, और अगर एम्पलीट्यूड भी सेम है तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक वेव, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हार्मोनिक वेव होती है ना, जिसमें एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, ये कई सारी सिंपल हार्मोनिक वेव से मिलकर बना होता है। और कई सारी सिंपल हार्मोनिक वेव्स को तोड़ने को फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे तुमको एक वेव की इक्वेशन दे दी, उसने बोला कि ये छोटी वेव से मिलकर बनी है, तो छोटी वेव्स को तोड़ने को सिंपल हार्मोनिक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। तो सिंपल हार्मोनिक वेव और हार्मोनिक वेव में अंतर समझ में आया। हार्मोनिक वेव में एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, परंतु फ्रीक्वेंसी उसकी फिक्स है, टाइम पीरियड उसका फिक्स है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज सिंपल हार्मोनिक वेव्स, जो कि अपने सिलेबस में सबसे ज़्यादा है, 99% इसी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक वेव के बारे में जानकारी ले लें। तो सिंपल हार्मोनिक वेव क्या है? तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज ए वेव विच कंटिन्यूसली एडवांसेस इन गिवन डायरेक्शन, यानी किसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ती है, विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म। उसका फॉर्म नहीं चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वेव फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए, डिजाइन है वैसे ही चलना चाहिए। एंड द पार्टिकल ऑफ द मीडियम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने चाहिए ऐसे ऑसिलेशंस, ठीक है, अबाउट देयर मीन पोजीशन विथ सेम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, जैसे जैसे वेव पास होती जाए। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम अगर एक साइन वेव या कॉस वेव बना पाते हैं, तो साइन वेव या जो कॉस वेव है उसी के अंदर एम्पलीट्यूड फिक्स होता है, कोई डैम्पिंग नहीं होती समय के साथ। तो ये अगर एम्पलीट्यूड फिक्स है, हर जगह पर एम्पलीट्यूड ए है, और पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन के आसपास ही ऑसिलेशन कर रहा है, और हर बार उसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड ए ही होता है, और वेव एक पर्टिकुलर दिशा में आगे बढ़ रही है, इसका टाइम पीरियड फिक्स है, इसकी वेवलेंथ फिक्स है, तो ऐसी वेव जो है वो सिंपल हार्मोनिक वेव कहलाएगी। और ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी वेव को तोड़ने का, इसलिए इसको सिंपल हार्मोनिक वेव बोलते हैं। इसका मतलब जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि कोई सा ऑब्जेक्ट है, तो उसको छोटा तोड़ते तोड़ते एटम तक चलेगा, तो एटम इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसलिए सिंपल हार्मोनिक वेव शब्द इसलिए दिया गया है क्योंकि हम सिंप्लीफाई करें किसी वेव को और एक छोटी वेव में तोड़ दें, तो साइनोसोडियल वेरिएशन के साथ ऐसी वेव बनेगी और उसको सिंपल हार्मोनिक वेव बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस पर ध्यान दें। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पहला ये है कि ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम शुड परफॉर्म SHM व्हेन पासेस थ्रू द मीडियम। सारे पार्टिकल को SHM परफॉर्म करना चाहिए। SHM का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, या सादी भाषा में बोले तो साइन कर्व या कॉस कर्व बनना चाहिए टाइम के साथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का भी, वेलोसिटी का भी, एक्सेलरेशन का भी, ठीक है। सारे के सारे कर्व या तो साइन कर्व या कॉस कर्व होने चाहिए, भले ही वो कहीं से भी स्टार्ट होते हो। तो उस केस में हम बोलेंगे SHM है। दूसरे नंबर पे बोल रहा है कि और पार्टिकल वाइब्रेट्स विद सेम एम्पलीट्यूड, तो अपन बता ही चुके हैं कि एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तीसरा, ऑल पार्टिकल वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी सेम हो या फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि टाइम पीरियड इज 1 फ्रीक्वेंसी, तो वो भी जरूरी कंडीशन है। नेक्स्ट इज द मोशन ऑफ द ऑल पार्टिकल्स आर पीरियोडिक इन टाइम एज वेल एज पीरियोडिक इन स्पेस, यानी रिपीट भी होना चाहिए पीरियोडिक इन टाइम, और पीरियोडिक इन स्पेस का मतलब उसका शेप भी हर बार वही का वही होना चाहिए, जैसे अगली बार भी यही का यही शेप आया।
और उतनी समय में आया, यानी कि वेवलेंथ फिक्स होनी चाहिए। दूसरी चीज, एनर्जी शुड बी ट्रांसमिटेड इन द मीडियम, एनर्जी शुड इज ट्रांसमिटेड इन द मीडियम, ठीक है, एनर्जी को मीडियम में आगे के बढ़ना चाहिए या ट्रांसमिट होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके द्वारा अपन बता सकते हैं कि वेव कैसी है, सिंपल हार्मोनिक वेव है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए भाई फटाफट। चलिए, अब उसके बाद मेन सिंपल हार्मोनिक वेव के अंदर आए कि ये बनी कैसे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, यहां पे देखें। सबसे पहले अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम ये ऑसिलेशन कर रहा है, तो ऑसिलेशन कर रहा है तो इसकी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की कैसे दी जाती है। तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये आपको याद है, ठीक है। और अगर उसमें फेज होगा तो फाई नॉट और जुड़ जाएगा, इनिशियल फेज होगा तो, और नहीं होगा तो ये y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इतना ही काफ़ी है, ठीक। यहाँ तक आपको सभी को पता। अब उसके बाद ये बताए कि क्या ये वेव की इक्वेशन है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। तो हमने बोला इट इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, नॉट ए वेव। वेव की क्यों नहीं, क्योंकि वेव जो है वो तो ए एक्स प्लस माइनस वी टी के फॉर्म में आना चाहिए, बी टी के या बी टी के फॉर्म में आना चाहिए। तो ऐसा तो कोई फॉर्म इसमें आ नहीं रहा, इसका मतलब ये वेव की इक्वेशन नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। अब यदि अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्टरबेंस किसी रस्सी में या किसी चीज में पैदा कर दें, जैसे मान लो कि मैंने ये एक रस्सी ली, ठीक है, ये एक रस्सी है, और इस रस्सी में यहाँ पे मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कराने लग जाऊँ इसको, इस तरीके से ऑसिलेशंस, ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जैसे यूं ऑसिलेशन कर रहा है ऐसे यूं ऑसिलेशन कराने लग जाऊँ, तो यहाँ पे वेव बनने लग जाएगी, वो वेव सिंपल हार्मोनिक वेव कहलाएगी। अब जो मोशन अपन यहाँ कराते हैं वो t इक्वल टू 0 पे है, ठीक है, या फिर अपन उसको बोल दो कि वो x इक्वल टू 0 पे है। तो x इक्वल टू 0 पे उसकी इक्वेशन क्या आ रही है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि x तो अभी आगे बढ़ा ही नहीं, तो इस जगह पे उसकी इक्वेशन क्या आ रही है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये मोशन की इक्वेशन है। अब अगर कोई बोलता है कि इसको वेव की इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो वेव की इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मैंने तरीका बताया था कि ओमेगा टी जो होता है उसमें से तुमको एक्स बाय वी माइनस कर देना है। तो एक्स बाय वी माइनस कर देने से ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि कहीं पे टाइम दे रखा है, ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसके अंदर ये टाइम दे रखा है ना, तो टाइम जब भी आए तो टाइम को रिप्लेस करो, काय से रिप्लेस करो, टी माइनस एक्स अपॉन वी से, किसी भी जगह पे, जैसे अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर होता तो अभी अपन टी को इससे रिप्लेस कर देते, तो ये रिप्लेस करके जो है वो हमको क्या मिल जाती है, हमको इक्वेशन मिल जाती है वेव की। और चूंकि ये वेव जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन से उत्पन्न हुई है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के डिस्टर्बेंस से उत्पन्न हुई है, इसलिए सिंपल हार्मोनिक वेव कहलाएगी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, प्रोग्रेसिव है ना, आगे की तरफ बढ़ रही है और एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है, ठीक। अब इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो y इज इक्वल टू ए साइन, मैं ओमेगा का मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं, ओमेगा टी माइनस ओमेगा इंटू एक्स अपॉन वी। अब यहां पे जो ओमेगा अपॉन वी आता है, ओमेगा अपॉन वी इसे कांस्टेंट बोलते हैं, विच इज कॉल्ड वेव नंबर। बेसिकली ये है एंगुलर वेव नंबर, ठीक है, इट इज एंगुलर वेव नंबर, लेकिन किताबों में इसको वेव नंबर ही लिख दिया है, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस इसको बता दूं, एंगुलर वेव नंबर कहलाता है ये। एंगुलर वेव नंबर की वैल्यू अगर निकालनी है तो k की वैल्यू जो है वो ओमेगा बाय वी आई, ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई एन या 2 पाई बाय टी लिख सकते हो, और वेलोसिटी को लिख सकते हैं लेमडा अपॉन टी, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये टाइम से अगर टाइम कैंसिल कर दूं तो k की जो वैल्यू आती है वो आती है 2 पाई बाय लेमडा, ठीक है। ये जो k आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर। अब एंगुलर वेव नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो एंगुलर वेव नंबर इट इज द नंबर ऑफ वेव्स इन 2 पाई डिस्टेंस,
ठीक, अब देखो ये एंगुलर वेव नंबर है, एंगुलर वेव नंबर। अब ऐसा का ऐसा एक और है जिसको अपन बोलते हैं 1/λ, इट इज कॉल्ड द वेव नंबर। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर। लेकिन क्या है कि इस वेव नंबर को जनरली कम प्रयोग में लाते हैं, हम एंगुलर वेव नंबर ही यूज करते हैं, और एंगुलर वेव नंबर जो है वो 2π/λ है। तो इस एंगुलर वेव नंबर को ही बुक वाले वेव नंबर लिख देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ये वेव नंबर 99% अपन यूज नहीं करते, वी डू नॉट यूज। तो जो एंगुलर वेव नंबर है उसी को वो वेव नंबर बोलेंगे। तो अब की बार बाय डिफॉल्ट, ठीक है, अगर मैं वेव नंबर बोल रहा हूं या बुक वाला वेव नंबर बोल रहा है इस वेव चैप्टर में, तो उस केस में वो एंगुलर वेव नंबर ही बोल रहा होगा और उसकी वैल्यू 2π/λ होगी। अब अगली बार ऐसा ना पूछें कि ये एंगुलर वेव नंबर है कि वेव नंबर है, वेव नंबर बोल के भी 2π/λ ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन कोई बहुत बारीकी से बात करके अगर पूछता है तो वास्तविकता में 1/λ इज नोन एज द वेव नंबर। अंतर यह है कि ये 1 मीटर में कितनी वेव समा गई हैं वो है, और ये 2π डिस्टेंस में कितनी वेव समा गई है वो है। ठीक है, अंतर से होता है कि 2π डिस्टेंस में कितनी वेव आई, ये 1 मीटर में कितनी वेव आई। तो अब की बार अपन ω/v को क्या लिखेंगे, k, एंड इट इज वेव नंबर एंड इट इज ऑल्सो 2π/λ। ठीक है, तो इतना हिस्सा जो आया है इसको हटा देते हैं और इसकी जगह k लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू a sin ωt माइनस kx, ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो k है इसके 3 नाम है। पहला तो नाम है एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, जिसमें से अपन उसको वेव नंबर बोलेंगे। नंबर 2 पे इसको बोला जाता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये भी इसका एक नाम है। ठीक है, और नंबर 3 पे इसी को बोला जाता है वेव वेक्टर, वेव वेक्टर, ये भी एक ही बात है, पर जनरली इसको एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं या प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये तीनों ही नाम एक ही चीज के हैं। ठीक, अब ये जो इक्वेशन बनी है y इज इक्वल टू a sin ωt माइनस kx, ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। ठीक है, एक इसकी इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। अब इस वेव इक्वेशन को कई तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में बता देता हूँ, डिफरेंट फॉर्म्स। तो पहला तो यही है y इज इक्वल टू a sin ωt माइनस kx when wave is moving towards क्या, राइट। ठीक है, ये यहां कैसे पता पड़ा, ये वाली चीज एक प्लस में और एक माइनस में होनी चाहिए तो राइट जाती है, दोनों प्लस में होंगी या दोनों माइनस में होंगी तो लेफ्ट जाएगी। तो y इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a sin ωt प्लस kx, तो ये मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट है। ठीक है, मूविंग लेफ्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आई है वो ये है कि इसके अंदर इनिशियल फेज हो सकता है। ठीक है, इफ द वेव हैज इनिशियल फेज। अब ये इनिशियल फेज यदि उसमें है तो ये इनिशियल फेज को फाई नॉट से लिखा जाता है, तो उसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू a sin ωt, तो ऐसा कैसा ही रहेगा, माइनस kx भी रहेगा लेकिन प्लस फाई नॉट आ जाएगा यहाँ पे। अब ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा डिपेंड करता है। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता, तो मैं प्लस माइनस दोनों लगा दूँ। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है ये समझें। तो मीनिंग ये है, देखो मैं थोड़ा सा छोटा करके इसका एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लो कि ये रस्सी है यहाँ पे और तुमने ऑसिलेशन कराना यहीं से चालू किया, मीन पोजीशन से, और ये रस्सी को ऊपर फेंका और फिर ये नीचे की तरफ गई, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम मीन, ऐसा कर सकते हैं ना। ये रस्सी जो है वो मीन पोजीशन स्टार्ट हुई, फिर तुमने यूं करके ऑसिलेशन कराया तो ऊपर नीचे ऑसिलेशन करने लगी। अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट होगी तो ये फेज इनिशियल 0 होगा। ठीक है,
स्टार्ट फ्रॉम मीन देन फाई नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहीं से स्टार्ट किया जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यही हो, स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर से भी हो सकता है। जैसे सेकंड केस में अगर हमने रस्सी को यहाँ से ऑसिलेशन कराना चालू किया और फिर वेव ऐसी बनने लगी, तो ये इसका इनिशियल फेज कहलाएगा। अगर ये ऐसी बनी है तो ये इनिशियल फेज दैट इज 0। अब यहाँ आएगा तो यहाँ पे इनिशियल फेज होगा उसका, ठीक है, और ये जो इनिशियल फेज होगा तो ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम पॉजिटिव से चालू हुई है, ठीक है। एक्सट्रीम कहाँ से चालू हुई है? पॉजिटिव से। तो एक्सट्रीम पॉजिटिव से यदि पेंडुलम चालू होता है, मान लो कि पेंडुलम एक्सट्रीम पॉजिटिव से चालू होता है, मीन से चालू नहीं होता और फिर इधर से इधर की तरफ आता है, तो उस वाले केस में आप क्या बोलते हो कि इसका जो फेज डिफरेंस है इनिशियल वो कितना है? π/2, और π/2 आगे की तरफ है, तो इसका π/2 फेज डिफरेंस आएगा। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे तुम्हें π/2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला केस में π/2 पुट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मान लो कि ये नीचे से स्टार्ट होती है ऐसी, ठीक है, अगर मान लो कि वेव जो है वो ऊपर से स्टार्ट ना होते हुए नीचे से स्टार्ट होती तो भी इनिशियल फेज होता, लेकिन वो कितना होता? -π/2 होता। तो इस तरीके से ये फेज देख लेना कि कितना फेज दिया है, कहाँ से उसका ऑसिलेशन स्टार्ट किया है, तो उस हिसाब से फेज बदल जाते हैं, ठीक। तो ये इक्वेशन आपको मिल गई, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फेज अगर दे रखा है तो फाई नॉट जोड़ो, नहीं दे रखा है तो उसको 0 लिख देंगे, ठीक। अब इसी इक्वेशन को और एक आध फॉर्म में और कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ये एक फॉर्म बन गया। तो ये इसके दूसरे फॉर्म्स भी लिख दिए मैंने, देख लें एक बार, और इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये भी समझ लें। तो सबसे पहले आपको जो याद रखनी है वो ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन का फॉर्म है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मान लो कि इसने बोला कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो y इज इक्वल टू a, इसमें से k कॉमन ले लिया, साइन तो आएगा ही आएगा, k कॉमन ले लिया, तो ओमेगा टी अपॉन के माइनस एक्स बचेगा। यही बात समझ में आपको, ओमेगा टी माइनस के अपॉन एक्स बचेगा। अब y इज इक्वल टू a साइन के, ओमेगा को क्या लिख सकते हो? ठीक है, ओमेगा को कन्वर्ट करना है हमको, के को भी कन्वर्ट करना है, तो ओमेगा अपॉन के को अपन v लिख सकते हैं, वी टी माइनस एक्स, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ये होता है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ठीक है। ये यहाँ पे अपन ने यूज किया है इसको, ये रहा ओमेगा अपॉन के, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओमेगा अपॉन के। वही बात समझ में आता है। चलिए अब इसको नीचे लिख दिया, तो ये एक फॉर्म बन गया अपने आप में, वी टी माइनस एक्स। अच्छा, वी टी माइनस एक्स बने या एक्स माइनस वी टी बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक पॉजिटिव हिस्सा एक निगेटिव हिस्सा है, मतलब ये राइट हैंड की तरफ जा रही है, ठीक है। या आगे पीछे भी हो जाते हैं तो भी ये राइट हैंड की तरफ जा रही है। हाँ, दोनों प्लस आते हैं तो ये फिर लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगी। दूसरी एक और चीज़, साइन की जगह कॉस भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ +90 का फेस जोड़ूंगा, +90, तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस में बदल जाएगा। तो इक्वेशन यदि कॉस में आ रही है इसका मतलब उसमें इनिशियल फेज है, ठीक है, जो अभी बताया था ना फाई नॉट है उसके अंदर। जैसे फाई नॉट यहाँ पे जोड़ा जाए तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बन जाएगी। तो इक्वेशन कॉस में भी हो सकती है, उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू a साइन 2π बाई लेमडा। तो इसमें सिंपल क्या किया, k की वैल्यू डाल दी, तो k हमें पता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है जो कि एंगुलर वेव नंबर होता है, उसकी वैल्यू 2π बाई लेमडा होती है, तो ये यहाँ डाल दी। उसके बाद अगली वाली जो बनानी है उसमें हमने क्या किया कि लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो इस इक्वेशन से लेके आए वो, तो y इज इक्वल टू a साइन 2π, लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई किया तो x अपॉन लेमडा माइनस वी टी अपॉन लेमडा। यहाँ तक समझ में आई बात। अब हमें ये पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा बाई टेन होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इन वेवलेंथ अपॉन टाइम।
तो ये जो v बाय लेमडा है, ये लेमडा बाय v, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी t इज इक्वल टू लेमडा बाय v, इसलिए इसको पलटाओगे, v बाय लेमडा करोगे, ये 1 बाई टी होगा, तो v बाय लेमडा को 1 बाई टी लिख सकते हैं। तो इससे मिलेगा y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x अपॉन लेमडा माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो ये जो 4 फॉर्म्स हैं इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिक इक्वेशन को। तो आपको सब याद रखने हैं, ठीक है, x माइनस वी टी 2 पाई बाय लेमडा, ये सारे फॉर्म्स याद रखने हैं। सबसे पहले ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस आर 4 फॉर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। ठीक, चलिए अब पूरा जहाँ से आपको लिखना है वहाँ से लिख लीजिए, मैं ऊपर ले रहा हूँ। यहाँ से अपन ने छोड़ बंद किया था, हार्मोनिक वेव से पढ़ पाया है मैंने, तो ये लिख लीजिए। पॉज दबाइए, नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं, पॉज दबा के लिख लें, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबा के लिखें, पॉज दबाइए, लिख लीजिए फटाफट। डिफरेंट फॉर्म्स में ये वाले 2 फॉर्म्स, एक में राइट की तरफ जा रहा है, एक में लेफ्ट की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट, पॉज दबाएं। फेस क्या होता है, इनिशियल फेस, ये पता पड़ रहा है इससे हमको। फिर ये लास्ट में 4 फॉर्म्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जो है वो पीरियोडिक है कि नहीं। तो पीरियोडिक होने के लिए हमने बोला था कि उसमें वेवलेंथ भी कांस्टेंट होनी चाहिए, टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब वेव इज पीरियोडिक इन टाइम एज वेल एज स्पेस। ऐसी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होता होगा तो ये हम उसको पीरियोडिक बोलेंगे। ये पीरियोडिक तो है लेकिन प्रूव करके बताना है कि पीरियोडिक है कि नहीं। तो उसके लिए कंडीशन पहली थी कि इट शुड बी पीरियोडिक इन टाइम। पीरियोडिक इन टाइम इसका मतलब क्या है कि y अगर x, t लिखा जा रहा है तो उसके अंदर टाइम अगर अपन ऐड करें, यानी कोई टाइम पीरियड ऐड करें, तो भी वही की वही इक्वेशन आ जानी चाहिए, जहाँ पे कैपिटल T क्या है, उसका टाइम पीरियड है। यहाँ पे n भी लिख सकते हो तुम, चाहो तो t भी लिख सकते हो। दूसरा, पीरियोडिक इन स्पेस। पीरियोडिक इन स्पेस का मतलब ये होता है कि वेवलेंथ के अंदर भी वो पीरियोडिक होनी चाहिए। तो y x, t में यदि अपन x के अंदर चेंज करें और x को अगर अपन n लैम्डा लिख दूं या n लैम्डा कुछ भी लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, m या n वेयर दे आर इंटीजर्स, कॉमा टाइम वही रखा है, तो उस केस में भी ये जो इक्वेशन पहले थी ये इक्वेशन बाद में भी होनी चाहिए, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स का मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर ये ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि भाई ये पीरियोडिक टाइम में है और ये स्पेस में भी है। तो अपन पहले चेक करते हैं। नंबर 1, टाइम वाला केस चेक करते हैं, पीरियोडिक इन टाइम। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस टाइम की जगह रिप्लेस करेंगे काय से, t माइनस एन टी से। ठीक है, इस टाइम को रिप्लेस करेंगे t माइनस एन टी से। ये फिर से वही की वही बन जानी चाहिए, यानी कि वापस से यही आ जानी चाहिए। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, टाइम की जगह मैंने लिखा t, ठीक है, प्लस कैपिटल T। ये एन टी की जगह n बराबर 1 लेंगे तो सबसे जल्दी सिंप्लीफाई होगा। तो n बराबर 1 ले लेंगे यहाँ पे, तो t प्लस कैपिटल T माइनस की x। ठीक है, एक टाइम पीरियड पे अगर वो रिपीट करती है तो अगले टाइम पीरियड पे भी करेगी। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की जगह लिखा जा सकता है 2 पाई बाई टी, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा इसमें तो स्मॉल t
प्लस 2π/t इंटू कैपिटल T माइनस kx, ऐसा हो गया। अब इसमें देखो t से t कैंसिल हो गया, तो तुम्हारी इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू a साइन, ठीक है, 2π स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस kx प्लस 2π। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2π/t किसको बोलते हैं? ओमेगा को बोलते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है, और ओमेगा को ही 2π/t बोलते हैं। तो इस 2π/t को अपन ओमेगा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस 2π। अब यहाँ पे ध्यान दें, साइन 180 प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, y इज इक्वल टू a साइन 2π पहले ले लूं और प्लस करके ओमेगा t माइनस kx को थीटा मान लूं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो साइन 360 प्लस थीटा, 180 नहीं 360 सॉरी, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये 2π को 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा इससे y इज इक्वल टू a साइन 2π की जगह ओमेगा t माइनस kx। तो क्या अपनी इक्वेशन पुरानी वाली आ गई है? तो इसका मतलब टाइम कैपिटल T ऐड कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्वेशन रिपीट हुई। इसका मतलब हर t टाइम के बाद रिपीट होगी तो 2t 3t के बाद भी रिपीट होगी, ठीक है। इसलिए मैंने t बराबर 1 पे सॉल्व कर लिया इसको, उससे कोई फर्क नहीं। अब यही की इक्वेशन अपन लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे। तो टाइम के बाद स्पेस में अगर अपन लेंगे सेकेंड नंबर पे, तो स्पेस के केस में हमने क्या बोला, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx, ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है? ओरिजिनल इक्वेशन। अब क्या करना है, अब की बार k को रिप्लेस करना है, काय से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देखो ऊपर k को रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है काय से, x प्लस लेमडा से, जहाँ पे m बराबर 1 ले लेना, m बराबर 1 लेके x प्लस लेमडा से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो रिप्लेस x बाय x प्लस लेमडा, यानी वेवलेंथ बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इक्वेशन वापस से ये आ जानी चाहिए। तो इसकी जगह x की जगह x प्लस लेमडा लिख देंगे, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस k, हो जाएगा x प्लस लेमडा ब्रैकेट क्लोज, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस k लेमडा। अब k की वैल्यू हमें पता है, k की वैल्यू होती है 2π/λ, एंगुलर वेव नंबर कहलाता है ये, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, उसको यहाँ डाल देंगे। तो इससे मिलेगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस 2π/λ इंटू लेमडा, ये लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, 2π आ गया, और साइन 2π प्लस समथिंग इज साइन π, ठीक है। तो साइन रह जाएगा, तो a साइन रह जाएगा और बचेगा थीटा, और 2π गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा t माइनस kx। ये पुराने जैसी इक्वेशन आ गई। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज पीरियोडिक इन स्पेस एज वेल एज टाइम, टाइम में भी और स्पेस में भी ये पीरियोडिक है, यानी कि रिपीट करती है अपने आप को। तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव समझ में आ गई, ये रिपीट करती है टाइम में भी और स्पेस में। ये प्रूव हो गया। चलिए लिख लीजिए, पॉज दबा के नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाइए, पॉज दबाइए, ठीक है। तो ये अपना लेक्चर कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में अपन ने सीखा कि कितने तरह की वेव्स हैं। तो सबसे पहले अपन ने जहाँ से स्टार्ट किया था, एक बार मैं वहाँ से ले रहा हूँ वापस से, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन इसका देखें, कहाँ से अपन ने स्टार्ट किया इसको, इस टॉपिक को। तो ये हार्मोनिक वेव जो है, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक वेव्स पहले अपन ने देखी थी। तो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने पीरियोडिक वेव फंक्शन, जो रिपीट कर रहा अपने को आपको कुछ समय के बाद, ठीक है। तो ये सारे के सारे पीरियोडिक हैं। उसके बाद हमको ये पता पड़ा कि अगर पीरियोडिक होगी तो वो डिस्प्लेसमेंट भी रिपीट होना चाहिए लैम्डा टाइम्स, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वाई रिपीट होना चाहिए आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक इन टाइम, पीरियोडिक इन स्पेस। उसके बाद ये नॉन पीरियोडिक है, सुनामी वगैरह नॉन पीरियोडिक है। फिर हार्मोनिक वेव ऐसी है जो ऑसिलेशन तो करती है ऊपर नीचे, पर उनका जरूरी नहीं कि एम्पलीट्यूड सेम हो, क्योंकि डैम्पिंग के कारण एम्पलीट्यूड कम हो सकता है, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड हमेशा ही कांस्टेंट बना रहता है तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक वेव कहलाती है।
सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए जरूरी कंडीशन है कि सारे पार्टिकल एसएचएम करें, सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम हो, और उस केस में सारे पार्टिकल का टाइम पीरियड भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, और ये ट्रांसफ़र करें अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई आपको बात। अब एसएचएम अगर कर रहा है तो एसएचएम कर रहा है तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एसएचएम करने की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में यदि तुम एक्स टी को रिप्लेस कर देते हो एक्स बाई वी से, तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि हर जगह पर टी को रिप्लेस करना रहता है एक्स बाई वी से, या एक्स को रिप्लेस करना है एक्स माइनस वी टी से। दो ऑप्शन है। ठीक है, तुमको अगर कोई वेव फॉर्म दिया है तो पहले एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं अपन एक्स माइनस वी टी से, इससे वेव बन जाती है, और या फिर टाइम को रिप्लेस कर सकते हैं अपन टी माइनस एक्स अपॉन वी से। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, आपको वेव फॉर्म दिया हुआ है, अगर t इक्वल टू 0 पे दिया है तो इससे रिप्लेस कर दो, x इक्वल टू 0 पे दिया है तो इससे रिप्लेस कर दो। तो ये वाली जो इक्वेशन है अपने को x इक्वल टू 0 पे दी हुई है, तो हमने इससे रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर देने से हमारे पास सिंपल हार्मोनिक वेव बन गई। सिंपल हार्मोनिक वेव जो है उसके अंदर एंगुलर वेव नंबर के फॉर्मेट में ये आ जाती है। इस तरीके से इसके 4 अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, और उसके राइट चल रही है कि लेफ्ट चल रही है, यहाँ पे अपन प्लस और माइनस से पता कर लेंगे। दोनों प्लस होगा तो लेफ्ट, एक प्लस माइनस होगा तो राइट। और अगर इनिशियल फेज़ है, ना इनिशियली ऊपर से या नीचे से कहीं से चालू की गई है तो इनिशियल फेज़ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और ये 4 अलग अलग तरीके से वेव इक्वेशन लिखी जा सकती हैं। और ये जो वेव इक्वेशन है पीरियोडिक होती है काय में, टाइम में एज वेल एज स्पेस। ठीक है, तो टाइम में भी पीरियोडिक है और स्पेस में भी पीरियोडिक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक वेव क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।